हेलो स्टूडेंट्स, आप IIT जेईई नीट एंड एकेडमिक लेवल पर फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सिमेट्रिकल बॉडी का हमने शेप बना रखा है। तो इन सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है फिक्स होता है, तो ये आपको जानना होगा क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये काम आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप है। इस रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे होगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होगा। ये सर्किल है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सर्किल पर होगा, सेंटर पे होगा। और ये डिस्क है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। और ये स्क्वायर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। बट यहाँ पर कुछ और भी शेप दिए गए, जैसे मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है इसके सेंटर से 2r/5 डिस्टेंस पर ऊपर यहाँ पर होगा। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 2r/5 डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 4r/3 डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 4r/3 दूरी पर ऊपर की तरफ होगा। और ये हेवी स्फेरिकल शेल है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ होगा, r/2 डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ। और ये है सॉलिड हेवी स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास इस हेवी स्फीयर, सॉलिड हेवी स्फीयर का इसके सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पर अपवर्ड यहाँ पर होगा। जनरली सेंटर ऑफ मास जो होता है हैवियर बॉडी की तरफ होता है, तो इस पोर्शन का मास इधर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी यानी रिमेनिंग पोर्शन जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका मास इधर है, तो मास की तरफ होगा। इसमें भी मास की तरफ सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पर यहाँ ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ। वैसे सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी में मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कैसे है, ये यहाँ पर हमने बताने की कोशिश किया। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख करके प्रैक्टिस करना, इसको याद रखें, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम वहाँ पर नहीं मिलता है आपको। बट जो बच्चे ये सीधे एग्जाम में, नीट के बच्चों को सीधे एग्जाम में जो वैल्यू पूछेगा या इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछेगा, ये जो नीचे सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क और सेमी हेवी स्फेरिकल सेल और हेवी सॉलिड हेवी स्फीयर दिया गया, इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू नीट के बच्चों को लिख करके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। और जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो इस वैल्यू को डेरिवेशन के द्वारा निकाल भी सकते हैं। और इसका इस जो नीचे दिए गए पार्ट है इनके वैल्यू का इस्तेमाल डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है जेईई वाले बच्चों को, जिसमें इस वैल्यू को इस्तेमाल करना होता है। तो खैर जेईई वाले बच्चों को इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर लेते हैं, किसी अन्य क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कुछ फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, वो देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने का फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन प्लस mnrn, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा m1 x1 m2 x2 प्लस mn xn अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 m2 y2 एंड सो ऑन प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हम निकालेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सो ऑन प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस फार्मूले से निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इस तरह के फार्मूले से निकालेंगे। इसी तरह से हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालने के लिए देखते हैं। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन प्लस mn vn। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम इस तरह से निकालेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन प्लस mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn। इस तरह से हम देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का फार्मूला हमने निकालने को आपको बताया, फिर वेलोसिटी का, फिर एक्सेलरेशन का। अब हम कुछ और फार्मूला देखते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जिसमें सॉलिड बॉडी के अंदर से कुछ पोर्शन कट करके निकाल लिया जाता है। तो ऐसे केस में उसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो कुछ बॉडी पोर्शन को कट करके अगर हटा लिया जाए तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो ये टू बॉडी सिस्टम के लिए हम देखते हैं m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। सपोज करिए हमारे पास ये बॉडी है, m मास का बॉडी है, इसमें से इतना पोर्शन कट करके हमने निकाल लिया, m2 निकाल लिया, और ये टोटल मास m1, टोटल मास इस बॉडी का m1 था, उसमें से m2 कट करके निकाल लिया। तो ऐसे में इस रिमेनिंग पोर्शन का, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे हम निकालेंगे? वो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यस कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे? m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। जो पोर्शन हम निकालेंगे वो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ऊपर हो या नीचे, कहीं भी जो पोर्शन हम निकालेंगे उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से y कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, और z कंपोनेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का m1 z1 माइनस m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के कुछ और भी फॉर्मूले देखते हैं। वैसे हमें पता है कि मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है, और वॉल्यूम को एरिया, एरियल मास को एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर रिप्रेजेंट किया गया तो एरिया इंटू एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर है मास का तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि यह प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के है, यह प्रोपोर्शनल एरिया के है। तो इस तरह से एरिया के रूप में टोटल एरिया अगर इसका अमाउंट A1 है, उसमें से A2 एरिया बाहर निकाल लिया गया। टोटल एरिया A1 ये डिस्क है, टोटल एरिया A1 का, उसमें से A2 एरिया का पार्ट बाहर निकाल दिया गया। इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो मास है उसको एरिया से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। एरिया A1 A2, यहाँ पर भी हो जाएगा A1 A2 और नीचे A1 A2 A1 A2। इसी तरह से यहाँ पर भी A1 A2 A1 A2 A1 A2। तो इस प्रकार से अगर किसी दिए हुए सॉलिड बॉडी में से जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरियल है, उसमें से कुछ एरिया का मास हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का फार्मूला ये हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये हो जाएगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालने के ये फार्मूले हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जहाँ पर कैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने की कोशिश किया जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बशर्ते कि अगर आप फार्मूले का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। और ये फार्मूला तभी इस्तेमाल होंगे जब इसको आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये एक लैमिना है। लैमिना ये डिस्क हो सकता है, एक लैमिनर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज करिए डिस्क है, इसका सेंटर है और ये है इसका रेडियस। इसका टोटल एरिया A है। अब इसमें से ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दिया जा रहा है, मैं इसको अलग बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक लैमिनर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इस R रेडियस का लैमिना है जिसका एरिया A है। इसमें से हमने इतना पोर्शन कट करके निकाल लिया R/2 रेडियस का, R/2 रेडियस का ये पोर्शन कट करके निकाल लिया। तो ये रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचा, इसका एरिया A1 है और ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना। ये सेंटर है और रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताना। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हैवियर बॉडी है उसके तरफ सेंटर ऑफ मास जनरली पाया जाता है। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और वो फार्मूला, क्योंकि ये मास एक्स एक्सिस के अलांग डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए एक्स एक्सिस के अलांग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का ये फार्मूला हम लिखेंगे A x माइनस A1 x1, या आप फार्मूले को ही लिखें A1 x1 A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। फार्मूले में फिट बैठाने के लिए हम इस टोटल एरिया को A1 और ये जो एरिया निकाला गया है इसको A2 लिखते हैं। तो इस तरह से फार्मूले में फिट बैठेगा। तो आइए यहाँ पर A1 हो जाएगा R स्क्वायर और A2 हो जाएगा पाई R/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई R²/4। अब इस फार्मूले में रखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक्स एक्सिस इसके अलावा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जेड एक्सिस के अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
इसलिए वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास का वैल्यू 0 होगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और हैवियर पोर्शन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये है तो इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास सपोज करिए ये है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है ये निकालना है। इस फार्मूले में रख करके अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। A1 की जगह पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर x1 जो होगा 0 होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सिमेट्रिकल डिस्क, सिमेट्रिकल रिंग, सिमेट्रिकल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होल बॉडी का उसके सेंटर पे होता है। तो ये A1 रेडियस का डिस्क है या लेमिना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इसलिए x1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट किया और ये सेंटर से r/2 दूरी पर होगा, तो ये हो जाएगा x2। जो पोर्शन में निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। जो पोर्शन हमने r/2 रेडियस का निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा और होल लैमिना या डिस्क से r/2 दूरी पर इस दिशा में होगा, r/2 दूरी पर इस दिशा में होगा। तो इस फार्मूले में रखते हैं तो ये हो जाएगा A1 पाई आर स्क्वायर इंटू 0 माइनस A2 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होल लैमिना की जो रियल सेंटर है उससे r/2 दूरी पर है, यानी x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस r/4 इंटू 1/4 r/2 अपॉन नीचे हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये 3/4 बचेगा। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर काट देंगे इसको, तो 1 माइनस 1/4 ये 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस r/6 आएगा, r/6। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इस दिशा में निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस r/6 दूरी पर है। माइनस रियल सेंटर से माइनस r/6 दूरी पर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये सेंटर ऑफ मास आया इस रिमेनिंग पोर्शन का r/2 रेडियस का लैमिना या डिस्क निकालने के बाद। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से फार्मूला भी आपके दिमाग में रहेगा और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डिस्क है r रेडियस का डिस्क है। इसमें क्या करते हैं, हम इस पोर्शन का डिस्क r/2 रेडियस का डिस्क ये निकाल लेते हैं। ये निकाल करके सपोज करिए पूरा डिस्क है इस तरह से, ये पूरा डिस्क है। इसमें से r/2 रेडियस का डिस्क हमने कट करके निकाल लिया और इसको यहाँ पर ला के रख दिया।
देखिए इस डिस्क को कट करके निकाला और यहाँ पे लाके रख दिया। तो अब हमारा शेप जो होगा इस प्रकार का हो जाएगा। और यहाँ पर खाली हो जाएगा, ये है, ये खाली हो गया। इस डिस्क को कट करके यहाँ पे लाके रख दिया। तो अब इस रिमेनिंग पोर्शन का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे कि आर रेडियस का एक डिस्क है, इसमें से r/2 रेडियस का डिस्क निकाला और उठा करके यहाँ पे ला कर रख दिया। तो अब इस रिमेनिंग पोर्शन का ये और ये पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसका टोटल एरिया हम A1 लेंगे और ये हो जाएगा πr²। सेंटर पर, इसके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा तो x1 0 हो जाएगा। अब इसका एरिया डिस्क का निकालेंगे तो A2 हो जाएगा, ये πr²/4 होगा। और यह इसके रियल सेंटर से -r/2 दूरी पर निगेटिव x डायरेक्शन में होगा तो x2 हो जाएगा -r/2। और इस डिस्क को जब यहाँ पे ला के रखे हैं, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास r/2 दूरी पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और इसका भी एरिया A3 πr²/4 होगा। इस प्रकार हमारे पास 3 एरिया होंगे। तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन मास का x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा A1 x1 माइनस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 माइनस A2 प्लस A3। तो A2 एरिया को निकाल करके हमने यहीं पर रखा है, जो निकाला है, जो निकालते हैं उसको निगेटिव लेते हैं, जिसको उसी पर रख दिया उसको निगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो A2 को निकाल के अलग लिया, A3 हो गया, तो इसी सिस्टम पर रखा गया तो इसका एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रियल सेंटर से x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में r/2 लिया जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। y कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का 0, z कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का 0, क्योंकि y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका x1 0, इसलिए πr² इंटू 0 माइनस πr²/4 इंटू -r/2 प्लस πr²/4 इंटू r/2 अपॉन एरिया हो जाएगा πr² माइनस πr²/4 प्लस πr²/4। सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस है, तो πr² यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी πr² और ये 0 हो गया। तो ये मिलेगा हमें πr³ अपॉन 8 प्लस में, और ये भी मिलेगा πr³ अपॉन 8 और नीचे हो जाएगा πr²। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, ये आपको मिला, ये हो जाएगा πr³ अपॉन 4, ये मिल जाएगा आपका r/4। तो r/4 ये प्लस वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा r/4 डिस्टेंस पर। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालने के ये कंसेप्ट हैं और ये फॉर्मूले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कैसे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो समझ में आया होगा, और डिफरेंट सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है और कहाँ होता है उसको भी हमने आपको बताने की कोशिश किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।